Hello everyone, how's you all? I hope you are all well and healthy as well. Actually, we are meeting after a very long time after your summer break. So, let's start. Let's proceed further. In the last video, I told you about the joint stock company, the meaning of joint stock company, and the characteristic of joint stock company, right? And now today we will discuss about the merits and demerits of joint stock company. So first of all, I'm just giving you a small revision of what I taught you previously. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? मैंने आपको बताया था जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको हमारे लॉ ने, हमारे कानून ने जनरेट किया है, क्रिएट किया है. हमारा जो कानून है, ही इज़ सेइंग दैट योर कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. हमें उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करना है. बिकॉज आपने देखा होगा जब भी वी आर गेटिंग द लोन और एनी कंपनी इज़ गेटिंग द लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन दे आर गेटिंग इन द नेम ऑफ द कंपनी, नॉट ऑन द नेम ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी. जब भी हम कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो वो किसके नाम से लेती है? कंपनी के नाम से लेती है. वो उसके शेयर होल्डर्स या उसके ओनर्स के नाम पर कोई भी लोन नहीं लेती है, राइट? तो जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी के नेम पर लोन ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? कंपनी एक कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट? हम फिज़िकली प्रेजेंट हैं बट कंपनी ऐसे फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होती है, राइट? सो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या हो गई? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. इसकी एक अलग अपनी पहचान होती है. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि द ओनर्स एंड द कंपनी बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बोथ आइडेंटिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों की आइडेंटिटी, दोनों की पहचान एक दूसरे से अलग होती है, राइट? तो हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी. अ परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है जो द डेथ, द रिटायरमेंट और द इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ द मेंबर विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंपनी. इसका मतलब ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर किसी पर्सन को कुछ हो जाता है, उसका डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट होता है, तो उस कंपनी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर टू रन द कंपनी वेरी स्मूथली. अगर कोई भी एक पर्सन वहाँ से चला जाता है तो हमारी कंपनी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, राइट? एंड अ कॉमन सील का मतलब आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि भाई अब कंपनी तो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी खुद तो सिग्नेचर नहीं कर सकती है अपने. तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने बिहाफ पर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ करती है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी सिग्नेटरीज होते हैं, सिग्नेचर्स करते हैं, कॉमन सील, कॉमन स्टैम्प बनाते हैं. और जो भी कंपनी की वर्किंग होती है, कंपनी के नाम पर जो भी लिया जाता है या किसी को दिया जाता है, वो सब उस कॉमन सील के थ्रू होती है. कॉमन सील इज़ अ टाइप ऑफ सिग्नेचर, अ कॉमन सिग्नेचर और अ स्टैम्प. आपने देखा होगा, आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू डिपॉजिट द फी और व्हेन यू डिपॉजिट एनीथिंग इन द बैंक और इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन दे विल गिव यू अ स्टैम्प्ड रिसिप्ट. दैट स्टैम्प इज़ नोन एज कॉमन सील, राइट? तो ये है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. देयर आर सर्टेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज वेल, राइट? तो द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड लायबिलिटी. सो व्हाट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी? लायबिलिटी मीन्स मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, राइट? तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं, ऑल द शेयर होल्डर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैव द लिमिटेड लायबिलिटी. इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं. और लिमिटेड कैसे होती हैं? जो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसकी उतनी ही लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होगी. सेकेंड थिंग इज़, अगर मान लीजिए कंपनी लॉस में चली जाती है और कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स हैं, द क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स.
अगर कंपनी के पास जितना पैसा है वो उसमें से ही उनका सेटलमेंट करे, उन पे ऑफ करे, बट दे विल नॉट प्रोवाइड, द क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, राइट. सो वी कैन से दैट ऑल द शेयर होल्डर्स हैव द लिमिटेड लायबिलिटी. सेकेंड वन इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. आपको पता है इफ़ वी आर डीलिंग इन अ कंपनी, अगर हम कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, हमारी कोई कंपनी है, तो हमारे पास ऑब्वियसली कैपिटल यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा होता है. और वो पैसा कहाँ से आता है? पैसा हमें कौन कौन देता है? हमें पैसा शेयर होल्डर्स देते हैं. हम पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, राइट. ऑल द शेयर होल्डर्स विल डेफिनेटली कम विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट. Second thing is, if the company want to raise more funds, then they can raise funds from public in the form of shares or debentures. Second thing is, they can raise the fund from financial institution in the form of loan. So we can say that there are pool of funds in the joint stock company. So amount of capital is very large in joint stock company. Third one is perpetual succession. I told you ये भी एक फ़ायदा है कि the death, the retirement or the insolvency of any of the member of the company will not affect the continuity of the company. I told you कि कोई भी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है कोई भी शेयर होल्डर का, तो कंपनी आपकी बंद नहीं होती है. कंपनी विल रन एज यूजुअल, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर टू रन द कंपनी. If one or two will go, then it will not affect the working of the company. Next one is transfer of interest. Transfer of interest में students होता क्या है कि when we get the shares from any of the company, then we can easily sell our shares from one person to other person. I am going to make you understood this. Transfer of interest का मतलब देखिए, आपने ये देखा होगा कि जब भी हमारी कोई भी शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल. आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो. इफ़ यू वांट टू नो मोर दैन यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज़. तो शेयर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल. और ये शेयर इशू कर ही कंपनी जो है फंड्स रेज करती है पब्लिक से. जो पब्लिक जिस कंपनी के शेयर्स खरीदती है वो उस कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती है. शेयर्स खरीदने के लिए हमें कंपनी को क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है. वी हैव टू इन्वेस्ट द मनी इन द इंस्टीट्यूशन, इन द कंपनीज़, राइट. और जब हम अपनी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगा लेते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है द गोल्ड. GOLD, गोल्ड वी वेयर. If you will go in the market to purchase the gold, right, and when you purchase the gold at your home, come back to your home, and after some time you feel that you are in need of money, then what will you do? Definitely you will sell out the gold. Just like gold, shares are just like gold, right. If you are in need of money, if the shareholder of the company are in need of money, then they can transfer, they can sell the shares to other person. This is called transfer of interest. So we cannot say that कि अगर आपने एक बार कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, that you will have to remain the shareholder for a long life, right. If you are in need of money, then you can sell the shares. So we can say that the shares are easily transferable from one person to other person. This is called transfer of interest. Next is scope of expansion. जितनी भी हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती हैं, आपने कंपनीज़ देखी होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, सैमसंग, लॉरियल, है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, गोदरेज है, आपकी पतंजलि है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं. तो ये सारी कंपनीज़ हमारी जो हैं ये क्या हैं? बहुत बड़ी होती हैं, साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेवल बहुत बड़ा होता है. So as the size and the level of the companies are very big, so we can say that there are number of persons are working in such organizations, in such companies. So if you want to expand the size of the organization, if you want to grow the size of your organization, then you can do it very easily. अब भाई 4-5 मेंबर्स तो है नहीं हमारे पास कि भाई 4-5 लोग हैं वो 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस ही देख सकते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, वी हैव लॉट ऑफ मेंबर्स, सो वी कैन ग्रो एंड एक्सपेंड द साइज ऑफ बिजनेस. आज हमारा बिजनेस दिल्ली में है और हम उसको चेन्नई में ओपन करना चाहते हैं, उसकी एक ब्रांच. तो हम आसानी से अपनी कंपनी चेन्नई में ओपन कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव पूल ऑफ फंड्स. Second thing is we have professional management, we have number of people with us, so we can easily grow and expand the size of our business, of our company, right. So this is the merit. And the last one is professional management. अब देखिए
प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमने अभी वी हैव स्टडीड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो व्हाट वी हैव read about that management, the management of such type of organization like sole proprietorship or partnership or cooperative society or HUF, they don't have the professional management with them. Why? The reason is this, they don't have much amount of funds with them. इनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है. अब if we don't have funds, then how can we afford a professionals or hire or experts from outside for our organization? आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अच्छे अच्छे मैनेजर्स को हायर करती हैं, और ये कहा जाता है if a manager is good in the organization, if the management is good, then you can go in the flying colors. ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है. तो अब भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास नहीं है पैसा ज़्यादा, फंड्स ही नहीं है, तो हम बाहर से एक्सपर्ट्स को कैसे हायर करेंगे? बट इन कंपनीज़, इन केस ऑफ कंपनीज़, वी कैन अफोर्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट फ्रॉम आउटसाइड, right? We can afford the managers, the high quality managers from outside who can take the decisions for the organization, for the fruitful decisions, right? So we can say that it is also one of the merit that company always have professional management, as they have large amount of funds, so they can easily afford the professional management easily, right? So these are certain merits of joint stock company. Now come to the next point, that is demerits of joint stock company. Side by side with merits, there are certain demerits also. First one is complexity information. Obviously, if we are going in the direction to form a company, then definitely we will have to go through a very lengthy procedure. अगर हम अपनी कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं तो हमें एक बहुत बड़े एक लेंदी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा. लाइक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें, है ना, फॉर्मेशन के लिए, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, commencement of business, capital subscription, number of stages are there, number of documents are there, prospectus होता है, बहुत सारे documents होते हैं which we will study further. तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे हमें restrictions होती हैं हमारे ऊपर, that we cannot open such type of business organization, we can open such type of business organization only. So many of the restrictions are there on the businessman, so it's a very lengthy and restrictive procedure to open a joint stock company. तो ये एक हमारा demerit है. नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी. ऑब्वियसली भाई जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल होंगे वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड इन कंपनीज देयर आर नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ़ मेंबर्स आर वर्किंग, सो वी कैन से दैट द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन बी लीक्ड आउट. नेक्स्ट वन इज़ डिले इन डिसीजन मेकिंग. अब देखिए, क्योंकि हायरार्की का मतलब होता है कि एक के बाद एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, A, B, C, D, O, P, Q, R, S, right? This is called hierarchy, chain of command. If you want to do anything, for example, if you want to take any decision, if A want to take any decision, but A is working on the lower level, so first of all he have to ask with his boss. D is the head of all the members, right? So first of all A have to ask with B have to ask with C have to ask with D. Then D will decide that what action should be taken or not. Then D will communicate it with C will B to A. Then it takes a lot of time, because जो आपका कंपनीज़ होती हैं इनमें हमको हायरार्की फॉलो करना होता है, यानी कि एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है. अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो भाई आप ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएंगे, और अगर हम उसे फॉलो करते हैं दैन देयर कैन बी अ डिले इन डिसीजन मेकिंग. इफ़ यू वांट टू टेक द डिसीजन ऑन एन अर्जेंट मैटर, देन वी कैन नॉट टेक इट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आस्क. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द लोअर लेवल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आस्क टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट. देन इफ द केस इज़ वेरी क्रिटिकल, दैन द मिडल लेवल मैनेजमेंट हैव टू फर्स्ट आस्क विद टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन. नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स. लड़ाई झगड़े भाई होते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल आर वर्किंग ओवर देयर, सबके ओपिनियन, सबके बैकग्राउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. दे विल नॉट गो, ऑब्वियसली जब नंबर बहुत सारे लोग होते हैं तो वो एक डिसीज़न पर नहीं पहुंच सकते हैं, बिकॉज सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने बैकग्राउंड्स होते हैं, सबकी अपनी मेंटालिटी होती है.
तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी देयर, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में. नेक्स्ट वन इज़ ओलिगार्किक मैनेजमेंट. ओलिगार्किक मैनेजमेंट में देखिए, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ नो डाउट अ डेमोक्रेटिक सेटअप. मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसका एक मेरिट ये भी है कि डेमोक्रेटिक सेटअप होता है यहाँ पर, कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वन मैन वन वोट वाला सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ करना होता है, जैसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में चूज़ करते थे. जस्ट लाइक दैट ऑल्सो टू रन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी वी हैव टू सेलेक्ट आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड हु हैज़ सेलेक्टेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. तो board of directors are there to take all the decisions on behalf of the company, on behalf of the shareholders. अब जब हम अपनी कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें ब्लाइंडली, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जितनी भी पूरी कंपनी होती है, उनको ब्लाइंडली अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक द डिसीजन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ ओनली अ सेक्शन ऑफ द पीपल, ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ द पीपल, राइट. सो ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंपनी में डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, नो डाउट, बट जब उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो समटाइम्स अपने बेनिफिट के लिए या एक सेक्शन, एक पार्ट ऑफ पीपल के बेनिफिट के लिए क्या ले लेते हैं? डिसीजन ले लेते हैं, एंड ऑल द पीपल हैव टू फॉलो दैट ब्लाइंडली, राइट. 6 वन इज़ इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, यहाँ पर जो वर्क एनवायरनमेंट होता है ये कैसा होता है? इम्पर्सनल होता है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम पर ध्यान दिया जाता है. मोर एम्फेसिस इज गिवन ओनली ऑन योर वर्क. दे आर नॉट बिलीव्स ऑन सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन ऑफ द पीपल, राइट. आपको कोई प्रॉब्लम है, दे आर नॉट गोइंग टू हियर योर प्रॉब्लम, दे जस्ट वॉन्ट देयर वर्क ऑन टाइम. So it is a kind of impersonal work environment over there in such type of companies. ये क्या करते हैं? हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे जो सोशल रिलेशंस होते हैं, उनको इग्नोर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम पर ध्यान देते हैं. वर्क इन्वायरमेंट होता है लेकिन इम्पर्सनल होता है, राइट. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. If you have any doubt or queries, then you can ask me, right?